मेरे साथ हैं आकांक्षा दुबे। जो छोटे बच्चे होते हैं जुवेनाइल कैटेगरी में आते हैं, लाइक बिलो 18, उनके बारे में कोई बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देता। बच्चों का जुर्म करना या क्राइम करना, ये अपने आप में बहुत चिंताजनक बात है। बहुत कोई भी नहीं चाहेगा कि किसी समाज में, किसी सोसाइटी में बच्चे क्राइम कर रहे हों। एक बच्चा कैसा है ये उसके माँ बाप पर निर्भर करता है। मेरे 2 बेस्ट फ्रेंड हैं, एक मेल एक फीमेल। तो जब कभी भी मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि क्या होता है फ्रेंड्स भी ऐसे हो जाते हैं कि आप एक बात जो हम आपसे कह पा रहे हैं वो हम किसी दूसरे से नहीं कह पाते। कि एक चैम्बर बना हुआ है जो साउंड प्रूफ है एंड देन द पर्सन गोज इनसाइड और वो खूब जम के चिल्लाता है। तो वो एक्चुअली वो तरीका काम करता है। हर दवा हर इंसान पे काम नहीं करती। जैसे पैरासीटामॉल है वो आप सबको नहीं दे सकते। सपोज हमें माइग्रेन है, वो तरीका हम पे काम नहीं करेगा। तंत्र मंत्र से स्पेसिफिकली कोई बहुत फर्क पड़ जाता है और उसमें फिर उसके बाद जरूरत नहीं पड़ती साइकोलॉजिस्ट की। आई एम रिक्वेस्टिंग ऑल द पेरेंट्स कि अपने बच्चों के लिए इमोशनली हमेशा अवेलेबल रहो। हाय, वेलकम टू अनप्लग्ड विद प्रशांत। मैं हूं प्रशांत और आज है मेरे साथ में एक स्पेशल गेस्ट। एक गेस्ट जो आपके मन की भावनाओं को समझ सकती हैं, पढ़ सकती हैं और अगर कुछ गड़बड़ है तो उसे ठीक भी कर सकती हैं। मेरे साथ हैं आकांक्षा दुबे, जो कि एक एडवोकेट भी हैं, जो पीएचडी कर रही हैं, रिसर्च कर रही हैं जुवेनाइल जो क्राइम्स होते हैं उसके ऊपर। और साथ में ये एक हैं साइकोलॉजिस्ट और जो काफ़ी लोगों को बहुत हेल्प करती हैं। आई थिंक कई सारे ग्रुप से भी जुड़ी हुई हैं। तो आइए चलिए स्वागत करते हैं आज आकांक्षा का। हाय आकांक्षा, वेलकम टू अनप्लग्ड विद प्रशांत। थैंक यू सो मच। सो आप कुछ पीएचडी कर रही हैं, कुछ आप थीसिस, आप कुछ शोध कर रही हैं किसी विषय पे, तो उसके बारे में कुछ बताइए, क्या कर रहे हैं? श्योर। सो हम जो पीएचडी कर रहे हैं वो एमिटी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से कर रहे हैं। तो क्या होता है, जो छोटे बच्चे होते हैं जुवेनाइल कैटेगरी में आते हैं, लाइक बिलो 18, उनके बारे में कोई बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देता। स्पेशली जिन बच्चों के पास पेरेंट्स हैं वो फिर भी उन्हें संभाल लेते हैं, पर जो बच्चे ऑर्फन हैं उनके बारे में बहुत ज़्यादा कोई नहीं सोच पाता। और जहाँ तक मैं मानती हूँ यही एक क्राइटेरिया जिस वजह से बच्चे बहुत ज़्यादा क्राइम की दुनिया में चले जाते हैं। तो चूँकि उन पर कोई बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देता, इसीलिए मैंने अपनी रिसर्च का जो टाइटल है वही रखा हुआ है। और मैं कोशिश कर रही हूँ कि उनकी जो मानसिक विकृति है या मानसिक विकार है या फिर उनके दिमाग में क्या चलता है, क्या ऐसे डर है, क्या ऐसी चिंताएं हैं जो बच्चों को एक बुरे काम में लगा देते हैं। जैसे कि हम चाइल्ड ट्रैफिकिंग को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, रास्ते में हमें बेगारी काफ़ी ज़्यादा दिख जाती है। तो इसी चीज़ों को लेकर मेरा ध्यान सबसे ज़्यादा है। ओके, तो मतलब बच्चों का जुर्म करना या क्राइम करना, ये अपने आप में बहुत चिंताजनक बात है। बहुत मतलब कोई भी नहीं चाहेगा कि किसी समाज में, किसी सोसाइटी में बच्चे क्राइम कर रहे हों। क्या मेन लेट से 3 या 5 रीजंस होंगे जिनकी वजह से बच्चे क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में आ जाते हैं? ओके, सबसे पहला कारण जहाँ तक मैं मानती हूँ, एक बच्चा कैसा है ये उसके माँ बाप पर निर्भर करता है। दूसरा कारण, वो जिस समाज में रह रहा है, जिस स्कूल में जा रहा है, जिस सोसाइटी में रह रहा है। दूसरा कारण वो है, कभी कभी माँ बाप बच्चों पर बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं, बट बच्चे उस संगत में पड़ जाते हैं कि वो माँ बाप समझ ही नहीं पाते हैं कि बच्चे मेरे कहाँ जा रहे हैं। तीसरी चीज़ जो कारण मैं समझती हूँ वो ये है कि माँ बाप और बच्चों के बीच में जो कम्युनिकेशन गैप होता है, कि माँ बाप हैं उस लायक कि अपने बच्चों को सारी चीज़ें अवेल करा रहे हैं, पैसा, एजुकेशन, सब कुछ, बट कम्युनिकेशन, हम जिस जनरेशन में हैं, जिस जनरेशन का हिस्सा है, वहाँ पर इंसान अपनी बातें कह नहीं पा रहा है। तो बच्चे बहुत ज़्यादा उस चीज़ से सफोकेट हो रहे हैं। तो ये एक सबसे बड़ा कारण है। दूसरा कारण वो है कि जिन बच्चों के माँ बाप नहीं हैं, किसी कारण से या तो वो गुजर गए या फिर सेपरेशन वगैरह हो गया, तो वहाँ पर जो बच्चों की स्थिति हो जाती है वो काफ़ी ज़्यादा बुरी हो जाती है। जब पेरेंट्स उन पर ध्यान नहीं देते, चूँकि वो होते ही नहीं है, तो बच्चे या तो अनाथालय में पल बढ़ रहे होते हैं या फिर किसी रिश्तेदार के पास। तो जब माँ बाप कभी कभी उन पर ध्यान नहीं दे पा रहे होते तो रिश्तेदार भी उतना ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो इस वजह से क्या होता है कि बच्चे पहले ही अपनी बातें नहीं कह पा रहे थे, अब उनके पास और भी कोई है ही नहीं। तो जहाँ पर उन्हें लगता है कि कोई भी उनकी बात सुन पा रहा है, फिर वो उन्हें कोई भी लालच दे ले, क्योंकि बच्चों का जो मन होता है ना वो काफ़ी ज़्यादा चंचल होता है। तो जहाँ पर भी उन्हें लगता है कि ये इंसान मेरी बात सुन रहा है, फिर वो चाहे गलत हो या फिर सही हो। जैसे अगर किसी ने बोला कि स्मोकिंग करोगे क्या, तो बच्चों को लगता है कि नहीं, मेरे माँ बाप ने बहुत पहले मुझे सिखाया था जब वो जिंदा थे कि ये बहुत बुरी चीज़ होती है। बट किसी ने बोला कि तुम स्मोकिंग करो,
मैं तुम्हें अपने साथ रखूंगा, तो बच्चों का जो अकेलापन है वो उन्हें बहुत ज़्यादा आकर्षित करने लगता है। ओके, तो इसका मतलब रेमेडी क्या है कि बच्चों को आप अकेलापन क्यों फील हो रहा है बच्चों को, अगर इन केस उनके माता पिता नहीं हैं तो सरकार भी अनाथाश्रम, अनाथालय, ऑर्फनेजेस हैं, तो क्या ये ऑर्फनेज ही इनको मोटिवेट कर, मतलब आई एम जस्ट आस्किंग कि क्या इनकी जो जिसको हम बोलते हैं संगति का असर, तो क्या सभी एक जैसे निकल जाते हैं या इधर से भी अच्छे बच्चे भी निकल रहे होते हैं? बिल्कुल, यहाँ से भी अच्छे बच्चे निकल रहे होते हैं। इनका जो सबसे बड़ा योगदान है वो साइकोलॉजिस्ट का है ही, बट उनके अलावा उस हर अच्छे इंसान का है जो बच्चों को सुनता है, जो बच्चों को सुन रहा है, अपनी उम्र के लोगों को सुन रहा है। क्योंकि हम सब बोलते बहुत ज़्यादा हैं, बट हम सबके पास सुनने वालों की बहुत ज़्यादा कमी है, फिर चाहे वो छोटे बच्चे हों या फिर वो किसी भी उम्र के इंसान हों। तो मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि अगर मतलब एक साइकोलॉजिस्ट अगर कोई जुवेनाइल या बच्चों का साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को समझ रहा है, तो बेसिकली अगर वो सिर्फ सुन ले उनको तो ही काफ़ी चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी। काफ़ी चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी। आप देखिए, कोई इंसान बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहा है, बट कोई दूसरा इंसान अगर उसको बहुत देर तक सिर्फ सुन ले बिना किसी रिएक्शन के, तो उसका मन काफ़ी हद तक शांत हो जाता है, जिसको कहते हैं हम हिंदी में भड़ास निकालना। बिल्कुल, इससे फर्क पड़ता है वेंट आउट करने से? वेंट आउट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, क्या क्या तरीके होते हैं वेंट आउट करने के? सो पर्सनली वेंट आउट करने के तरीके, या तो हमारे पास कोई इंसान है जिसके सामने हम अपनी बात कह पा रहे हैं, जिसको हम बेस्ट फ्रेंड बोलते हैं। जैसे मेरे 2 बेस्ट फ्रेंड हैं, एक मेल एक फीमेल। तो जब कभी भी मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि क्या होता है, फ्रेंड्स भी ऐसे हो जाते हैं कि आप एक बात जो हम आपसे कह पा रहे हैं वो हम किसी दूसरे से नहीं कह पाते। मान लिया कि कैमरे के पीछे मैम बैठे, वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, तो अगर हम कोई बात उनसे कह पा रहे हैं बीइंग अ गर्ल, तो वो हम अपने मेल बेस्ट फ्रेंड को शेयर नहीं कर पा रहे हैं। या फिर अगर हम मान लिया किसी को डेट कर रहे हैं, तो लड़के किस तरीके के होते हैं वो वाली बातें हम उसको बता पा रहे हैं कि यार मैं इस लड़के से मिली थी, तुम बोल रहे थे सारे लड़के बहुत अच्छे होते, बट वो तो ऐसा निकला। अपनी फीमेल बेस्ट फ्रेंड को भी हम चीज़ें बता पा रहे हैं। इसके अलावा अब सब अपने वर्किंग प्रोफेशन में काफ़ी ज़्यादा बिजी हो गए, तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाता कि किसी को बता पाऊँ। सो बेसिकली आई राइट, लिखते हैं, कभी कभी गाना भी गाते हैं, या फिर खुद को बहुत ज़्यादा बिजी रख लेते हैं, बट इन अ पॉजिटिव थिंग। जैसे अपना काम कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, या फिर कोई भी एक ऐसी एक्टिविटी या हॉबी जिसको हम बहुत ज़्यादा इग्नोर कर देते हैं। जब इंसान बहुत ज़्यादा परेशान होता है तो उसके दिमाग में ये चलता है कि मेरे पास पहले इस चीज़ को लेकर टाइम था, मन था, अब वो मन है नहीं। तो वो जो लोगों का मन ऊब चुका होता है, ये हमारे ऊपर कि हम कैसे उस चीज़ को अच्छा करना चाहते हैं। सो वेंट आउट करने के काफ़ी सारे तरीके हैं। मैंने काफ़ी सारी मूवीज़ में देखा है कि चैम्बर्स बने होते हैं अंग्रेज़ी मूवीज़ में, इंग्लिश हॉलीवुड मूवीज़ में, कि एक चैम्बर बना हुआ है जो साउंड प्रूफ है, एंड देन द पर्सन गोज इनसाइड और वो खूब जम के चिल्लाता है। सो वो एक्चुअली वो तरीका काम करता है? वो तरीका काम करता है, बट हर दवा हर इंसान पे काम नहीं करती। जैसे पैरासीटामॉल है, वो आप सबको नहीं दे सकते। सपोज हमें माइग्रेन है, तो वो तरीका हम पे काम नहीं करेगा। इसी तरीके से चीज़ें काम करती हैं। ओके ओके। जुवेनाइल से रिलेटेड एक और मतलब एक हेवी क्वेश्चन है। जब निर्भया कांड हुआ तो उसमें एक जुवेनाइल भी था जी। ऑफ लेट हमने काफ़ी जगह देखा कि जो ईव टीजिंग केसेस हैं, रेप केसेस हैं, इसमें भी जुवेनाइल इंक्लूडेड है। नाउ आई वांट अ आंसर कि आप एज अ साइकोलॉजिस्ट एट द सेम टाइम एज एन एडवोकेट, मतलब लॉ को मिला करके साइकोलॉजी से अगर आप बताएं, तो एक लड़का जो 17.5 साल का है या 18 में बस 3 दिन उसकी उम्र कम है, तो वो जुवेनाइल बोल के बच जाता है, उसको जुवेनाइल होम भेज देते हैं। और जो 18 से ऊपर का था उसके ऊपर केस हो जाता है, वो ही गोज थ्रू द रेगुलर प्रोसेस, जिसको आई थिंक IPC बोलते हैं आप लोग, है ना? हाँ। तो क्या ये सही है? और क्या ये जो 17.5 साल का 18 वर्ष का होने वाला जुवेनाइल है, सो कॉल्ड जुवेनाइल आई वुड से, तो क्या उसको भी साइकोलॉजिकली कोई डिसऑर्डर है, या उसको आप ये बोलेंगे कि नहीं बेटा गलती हो गई, इट्स ऑल राइट? डिसऑर्डर उस बच्चे से ज़्यादा इस लाइन में है कि बेटा गलती हो गई, इट्स ऑल राइट।
क्या होता है, जैसे कोई छोटा बच्चा हमारे सामने आया और उसने तोतली आवाज़ में कुछ भी बोल दिया और हम कहते हैं कि वो बच्चा है, तो एक बच्चे को हम एक एज ग्रुप तक यही मान के चलते हैं कि वो बच्चा है। लॉ ये मान के चलता है कि 18 साल से कम उम्र का इंसान, इतना उसका इंटेंशन नहीं हो सकता कि वो कुछ ऐसा गंभीर अपराध कर सके, ऐसा लॉ मान के चलता है। जैसे कानून ये भी कहता है कि 7 साल से कम उम्र का बच्चा अगर कुछ भी करता है तो चूँकि उसका इंटेंशन नहीं काउंट किया जाएगा तो उसे छोड़ दिया जाएगा क्योंकि वो बच्चा है। बट उसके बाद कुछ ऐसी चीज़ें, जैसे बच्चा चोरी कर सकता है, उसे पता है कि ये चीज़ मुझे मिली, तो लालच उसके अंदर डेवलप हो रहा है। तो वहाँ पर जैसे निर्भया कांड का जो केस था, उसको बाद में, क्योंकि जो प्राइम पर्पस होता है जब 18 साल से कम उम्र का कोई बच्चा है तो प्राइमा फेसाई उसको जुवेनाइल में ही डाला जाएगा। बट वहाँ पर ये देखा जाएगा प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट, पॉक्सो प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट के अकॉर्डिंग कि क्या ये उस कैटेगरी में फॉल भी कर रहा है कि नहीं। तो वहाँ पे चाइल्ड एक्ट्स जो होते हैं उसके हिसाब से भी उसको देखा जाएगा कि इस बच्चे का इंटेंशन कितना है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हम कहते हैं कि हम हैं तो 15 साल के, बट जिम्मेदारियों ने हमें 30 साल का बना दिया। तो जिस हिसाब से हमारी टेक्निकल चीज़ें बढ़ रही हैं, बच्चे 10 साल की उम्र में हमसे ज़्यादा अच्छा यूट्यूब एक्सेस कर लेते हैं, फिर फ़ोन एक्सेस कर लेते हैं। तो यही देखा जाता है, कोर्ट भी ये चेक करती है कि आप कितने ही साल के हो, 18 से कम है, 18 से ऊपर, आपका इंटेंशन किस हिसाब का है। मतलब एक वो कंप्लीट अडल्ट वाला इंटेंशन था, एग्जैक्टली, कि एक्चुअल जुवेनाइल वाला गलती से आपने किया। क्योंकि इतना हम सब मान के चलते हैं कि भले वो 17 साल का था, बट उसे इतना पता है कि ईव टीजिंग क्या है, उसे इतना पता है कि रेप क्या है। ट्रू। नाउ कमिंग टू द रेगुलर, जो आम जिंदगी में लोग हैं, जो आई वुड से जो 10 से 7 की नौकरी करते हैं, एंड स्पेशली जो मेट्रोज में हैं, जिनको ट्रैवल भी करना है 2-2 घंटे का, 2 घंटे जाना और फिर वापस 2 घंटे आना, ये इसको अगर मैं लिंक करूं, जिसको और एल्स आई कैन कॉल इट कॉरपोरेट स्ट्रेस, ठीक है। ये जो कॉरपोरेट स्ट्रेस है, जिसमें हमें बहुत खुशहाल लोग दिख रहे हैं, मुस्कुराते हुए लोग दिख रहे हैं, एंड फिर हमको अचानक से पता चलता है, अखबार में आता है कि भाई ये फलाना जो है इन्होंने सुसाइड कर लिया, ये कूद गए। मैंने आई थिंक कुछ समय पहले एक खबर थी जिसमें एक इंडियन एम्बेसडर किसी कंट्री में पदस्थ थे, वो उन्होंने किसी फ्लोर से सुसाइड कर लिया, जंप करके सुसाइड कर लिया। वेराज ही जब इंक्वायरी हुई तो इट वाज लाइक कि बहुत अच्छे थे, मिलनसार थे, बड़े हंसमुख थे, जोक्स, मतलब एवरीथिंग वाज चेक मार्क्ड ऑन द पैरामीटर्स। तो क्या ऐसा एक्चुअली पॉसिबल है कि जो व्यक्ति हमें बिल्कुल सामने से सब कुछ सही दिख रहा है, एवरीथिंग इज राइट, तो क्या उसके पीछे भी कुछ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। वो कहावत आपने सुनी होगी, दूर के ढोल सुहावने, है ना। तो होता क्या है कि हमें अपने चश्मे से सब कुछ अच्छा दिखता है, क्योंकि चश्मे की दूसरी साइड दुनिया है, और अपना चश्मा अगर हम हटा देंगे, वो चश्मा हमें लगा हुआ है, तो हमें पूरी दुनिया धुंधली दिखेगी। एज आई ऑल्सो वर्क इन अ कॉर्पोरेट सेक्टर। रही बात ये कि इंसान बहुत अच्छा कर रहा है, रियल एग्जाम्पल लेते हैं, अभी आपको लग रहा हो कि मैं बहुत अच्छे से बैठी हूँ, ड्रेस्ड अप हूँ, अच्छी फैमिली है, सब कुछ सही चल रहा है, तो मुझे स्ट्रेस किस चीज़ का हो सकता है? काफ़ी सारी चीज़ें हमें जो दिखती हैं वैसी होती नहीं है। क्या होता है, अगर हम अपनी लाइफ से सेटिस्फाई नहीं है, मेन चीज़ होती है वो है सेटिस्फेक्शन। अगर हम अपनी लाइफ से सेटिस्फाई नहीं है तो हमें हमेशा दूसरे की लाइफ में सारी चीज़ें अच्छी दिखेंगी। कंपैरिजन इस चीज़ को थोड़ा सा ज़्यादा सर्कुलेट कर देता है। मान लिया आप हमसे बात कर रहे हैं तो आपको सारी चीज़ें अच्छी लग रही है, बट मेरे स्ट्रेस, मेरे स्ट्रगल मेरे हैं। हमें आपको देख के सारा कुछ अच्छा लग रहा है कि मैं दुबली पतली हूँ, आप हेल्दी, आप अच्छे हैं, या फिर मुझे लग रहा होगा कि मुझे ये चीज़ करनी थी बट मैं कर नहीं पा रही हूँ, आप कर रहे हैं, तो आपके साथ सारी चीज़ें अच्छी चल रही। बट वही अगर आप बताते हैं कि नहीं मैं इस परेशानी से गुजर रहा हूँ, तो फिर समझ में आएगा। बट वही चीज़ों से हम लैक कर जाते हैं। सो बेसिकली जो चीज़ें हमें जैसी दिखती हैं वैसी होती नहीं है। जैसे कॉर्पोरेट ऑफिस या फिर किसी भी चीज़ की चकाचौंध, आप ऐसे मान के चलिए दिवाली में लोगों के घर चमक रहे हैं बहुत अच्छे से, किसी के घर में ब्लास्ट भी हो रहा है। ट्रू। तो ऐसे कौन से सिम्टम्स, इफ़ आई वुड से, कि अगर मुझे पता लगाना हो कि मैं जिनके साथ मैं बात कर रहा हूँ या जिनके साथ मैं इंटरेक्ट कर रहा हूँ वो किसी साइकोलॉजिकल परेशानी से गुजर रहे हैं, तो ऐसे कौन से सिम्टम्स हमको देखने चाहिए अपने दोस्तों में, अपनी फैमिली में, कलीग्स में,
या जिनसे हम डे इन डे आउट कभी ना कभी हमसे हमारी मुलाकात हो रही है, तो ऐसे कौन से बेसिक सिम्टम्स हैं जो देख करके कोई भी बता सकता है कि यार समथिंग इज़ गड़बड़, कुछ तो गड़बड़ है दया, है ना, दैट्स अ फेमस डायलॉग। बट हाँ, कैसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं? और क्योंकि आई थिंक सबसे इम्पॉर्टेंट है आज की डेट में आइडेंटिफाई करना, पहले पता तो चल जाए, उसके बाद तो आई थिंक फिर तो साइकोलॉजिस्ट विल बी इन देयर प्ले, राइट? तो ऐसे कौन से सिम्टम्स हैं जिससे हम पता लगा सकते हैं? प्रिटेंशियसनेस। ये क्या होती है प्रिटेंशियसनेस? जैसे हम खुश हैं और हम खुश दिखने की कोशिश कर रहे हैं। ओके। अगर हम कहते हैं कि ये इंसान हमारा अपना है, जब इंसान डिप्रेस्ड होता है ना, तो वो बहुत ज़्यादा खुश रहने की कोशिश करता है, वो चीज़ों को अवॉइड करता है। बट ऑन अ पर्सनल नोट वो आपसे कट जाएगा, वो बात नहीं करेगा। वो जब लोग साथ में हैं, चूँकि वर्क प्रेशर है, उसे इम्प्रेशन अच्छा जमाना है, इसलिए वो आपसे अच्छे से बात करेगा। बट ऑन अ पर्सनल नोट अगर आप उससे पूछिए कि आउटिंग करने चलना है, आप उस इंसान से कभी अकेले में मिलने की कोशिश करिए, वो बहुत हद तक चीज़ों को अवॉइड करेगा। या फिर वो आपसे सारी चीज़ें शेयर कर लेगा, मेरा काम कैसा चल रहा है, मेरी बीवी कैसी है, मेरे बच्चे कैसे। बट जब आप उससे पूछेंगे कि तुम कैसे हो, बेसिकली होता क्या है कि हमने ये लोगों से पूछना ही छोड़ दिया है कि तुम कैसे हो। वेरी इंपॉर्टेंट। इनफैक्ट आई थिंक मैं भी अगर सोचूं तो मैं सब पूछ लेता हूँ और ये कैसे हैं वो कैसे हैं, बट इवन आई फॉरगेट टू आस्क कि तुम कैसे हो। सो यू नो दैट्स फॉर व्यूअर्स कि अगर आप किसी से मिल रहे हैं तो आप सब कुछ पूछिए, बट ये भी पूछिए कि कैसे हैं आप। एग्जैक्टली। और कभी कभी ये भी होता है कि किसी इंसान ने चलो प्रेशर में आके पूछ भी लिया कि आप मेरे सीनियर है तो पूछ लेते हैं आप कैसे हैं, बट वो जानना ही नहीं चाहता कि आप कैसे हैं। ट्रू। फिर अगर आप बताने की कोशिश भी करते हैं तो वो कहेगा यार तुम्हारे साथ ये चल रहा है, मेरे साथ तो ये चल रहा है। इट सेम लाइक अगर आपने बोला मुझे हेडेक है तो हम बोलेंगे नहीं नहीं मुझे ट्यूमर हो रखा है। हाँ, तेरे से ज़्यादा परेशान तो मैं ही हूँ। हाँ, मतलब ट्रू। और फिर उसकी जो प्रॉब्लम्स हैं उसको थोड़ा सा नीचे दिखा देंगे कि यार आई एम सफरिंग मोर देन यू। तो फिर ये होने लगता है कि इंसान को खुद ही लगने लगता है कि यार मेरी प्रॉब्लम क्या ही, छोड़ो रहने दो, मैं ऐसे ही ठीक हूँ, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। फिर वो घुटने लगता है। तो जैसे आपने बोला कि सिम्टम्स क्या है, वो फ्रस्ट्रेट होने लगेगा। अगर आप किसी भी चीज़ को लेकर उसे बहुत ज़्यादा पुश करेंगे तो बात कितनी ही छोटी सी क्यों ना हो, उस इंसान के दिमाग में ऑलरेडी चीज़ें काफ़ी टाइम से चल रही हैं, तो वो पैनिक मोड में आ जाएगा। अच्छा, अब ये प्रिटेंशियस हो गया, पैनिक मोड आ गया। पैनिक में क्या रहेगा, क्या व्हाट आर क्या कैसे दिखेगा पैनिक? छोटी छोटी चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाना। एग्जाम्पल, इंडिपेंडेंट विमेन, लाइक आई एम द इंडिपेंडेंट विमेन ऑफ कोर्स। कभी कभी मोस्ट ऑफ द टाइम आई हेजिटेट आस्किंग हेल्प। कभी नहीं लेते अपनों से, जो जिनको हम अपना कहते हैं उनसे तो हम बिल्कुल भी नहीं लेते, क्योंकि वो चीज़ दिमाग में आती है मेरे अपने परेशान होंगे। हाँ, स्ट्रेंजर से हम हेल्प मांग लेते हैं, वो कर भी देते हैं। प्रिटेंशियसनेस, अपनों के सामने हम बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। पैनिक, मान लिया अगर कभी ज़रूरत पड़ी और हेल्प नहीं मिल रही और मुझे चाहिए कि ये काम अभी हो रहा है तो वो अभी हो जाए, तो हम बहुत ज़्यादा घबराने लगते हैं। और तो प्रिटेंशियसनेस हो गया, पैनिक हो गया, व्हाट एल्स? पैनिक बटन आपका स्ट्रेस से काम करता है, एंजाइटी से काम करता है, किसी चीज़ को लेकर आप काफ़ी टाइम से बहुत ज़्यादा परेशान है। एग्जाम्पल, आई एम एन एडवोकेट and I am also preparing for judicial services examinations and other relevant examinations. तो अगर मेरा एग्ज़ाम है तो ऑलरेडी दिमाग में चल रहा है हैव टू परफॉर्म वेल, आई हैव टू परफॉर्म वेल। तो कभी कभी सपने आते हैं उससे रिलेटेड कि मैं पेन भूल गई या एडमिट कार्ड ही भूल गई या फिर सेंटर पर पहुंच ही नहीं पा रही हूँ। तो उस दिन तक लगता है कि सारी चीज़ें अच्छे से हो जानी चाहिए। मोस्टली जो चीज़ें हम भूलते वो ये है कि घर से निकल गए और लॉक याद नहीं रहता हमने लगाया है कि नहीं, जबकि मुझे लगा चुके हैं, बट स्टिल आई यूज टू चेक कि ये सही से लगा है कि नहीं। Yeah, this happens with me also. In fact, I sometimes dream of कि मेरा पेन चल नहीं रहा एग्जाम में, मैं मांग रहा हूँ किसी से, वो उसके पास भी नहीं है ना। हाँ. तो एंड ऑफ द डे आई एम पैनिकिंग इन माई ड्रीम्स कि यार अब तो एग्जाम खत्म होने वाला है, पेन है नहीं मेरे पास, व्हाट वुड आई डू। और वो तो थैंक गॉड की नींद खुल जाती है, तो पता चलता है कि इट वाज ऑल ड्रीम। सो ये भी एक आई थिंक दैट इज ऑल्सो समथिंग टू बी टेकन केयर ऑफ। यस, बिल्कुल। ओके, तो क्या करना चाहिए? मतलब दिस इज तो डायरेक्टली रिलेटेड टू मी। आई ड्रीम ऑफ ऑल दीज थिंग्स की एग्जाम है और पेन नहीं चल रहा है मेरा, ये तो मतलब रेगुलर है। एंड इफ आई वुड से कि एवरी फेब एंड एंड मार्च बिगिनिंग, या अप्रैल पकड़ लो, मार्च अप्रैल, फेब मार्च अप्रैल, जब गर्मी शुरू होती है तो आई ऑलवेज हैव दिस फेयर कि यार एग्जाम आने वाला है, आने नहीं वाला है, ऑब्वियसली नहीं आने वाला है, बट समवेयर बैक ऑफ द माइंड आई हैव कि यार समथिंग आई एम नॉट रेडी विद, कुछ तो करना था जो मैं नहीं कर रहा हूँ। और वो एक्चुअली पढ़ाई है जो मेरे सबकॉन्शियस में शायद है कि यार वो एक चैप्टर अभी किया नहीं है, करना है वो। तो ये मुझे लगता है कि
जो लोग जॉब कर रहे हैं, जो कॉर्पोरेट में हैं, जो सक्सेसफुल बिजनेसमैन भी हैं और जो मेरे ख्याल से मतलब टॉप रैंक्स, दे ऑल्सो माइट बी फीलिंग द सेम. तो क्या करना चाहिए इसके लिए, मतलब हमको कैसे निकलेंगे इससे हम बाहर? So before telling you answer of this question, I would love to tell you कि I used to be the topper of my like graduation journey और post grad journey. But उसके बाद LLB फर्स्ट ईयर में बैक लग गई. तब से आई एम मोर इनटू प्रिपेयरिंग फॉर जुडिशियल सर्विसेज एग्जामिनेशंस. तब से दे रहे हैं. कभी कभी बहुत कम मार्क्स से रह जाते हैं और कभी कभी बहुत ज़्यादा नंबर का गैप आता है. बट स्टिल अपने अंदर के शाहरुख खान को हमने जगाए रखा है कि आई एम द बेस्ट. अभी नहीं तो कल से ही हम कर लेंगे. कभी कभी पापा भी पूछते बेटा कब होगा. आई एम लाइक पापा कर्म करना अपने हाथ में, फल देना भगवान की इच्छा है. अब भले वो फल दे या फिर जूस बना के दे, वो उनके ऊपर है. सो ये चीज़ें हमें कंटिन्यूसली परेशान करती हैं. नाउ आई एम डूइंग माई जॉब ऑल्सो. खुद को बहुत ज़्यादा बिजी कर रखा है. बट स्टिल 24 घंटे में से अगर 5 मिनट भी फ्री मिलते हैं तो वो 5 मिनट दिमाग में यही चलता है कैसे होगा. वो चीज़ हमें हमेशा डरा के रखती है. लेट्स कम टू योर क्वेश्चन कि बचपन में ऐसा होता था, जब आप पढ़ते थे तब ऐसा होता था कि कोई चीज़ रह जाती थी, वो दिमाग में रहती थी कि मुझे अभी आगे पढ़ना है, वो रह गया. वो चीज़ मेरे दिमाग में भी आती है. शायद काम करते करते 10 मिनट के लिए दिमाग में आता है कि मुझे इतना पढ़ना था, मुझे ये सेक्शन कंप्लीट करने थे. जैसे भी नए लॉज जो आए वो काफ़ी ज़्यादा ट्रिगर करते हैं कि मुझे ये पढ़ना है. तो अगर हम इस क्वेश्चन को ऐसे लेके मान लिया अब हम पढ़ाई छोड़ चुके हैं तब ये चीज़ें हमें क्यों आ रही हैं, इसको हम लेते हैं जीवन के पहले प्यार से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं कि भले हम उस दर्द से मूव ऑन कर चुके हैं, उस अच्छी बुरी यादों से मूव ऑन कर चुके हैं, बट स्टिल कभी कभी जब वो दिन वो दृश्य वैसे हमें दिख जाते हैं तो वो चीज़ हमें याद आ जाती है. फिर वो भले अच्छी हो या बुरी, अगर वो अच्छी होती तो हम उसमें जीने की कोशिश करते हैं, बट अगर वो बुरी होती तो हम उसे अवॉइड करने की कोशिश करते हैं. जैसे कोविड डेज में हमें भी 2.5 साल का ऑलमोस्ट डिप्रेशन में थे, बट बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट आई वाज नॉट अलाउड टू टेल एनीवन कि हम साइकोलॉजिस्ट हैं. अच्छा, साइकोलॉजिस्ट भी डिप्रेशन में आ सकते हैं? बिल्कुल, क्योंकि उस टाइम पर भी यही क्वेश्चन आते थे कि साइकोलॉजिस्ट भी डिप्रेशन में आते हैं, तुम भी साइकोलॉजिस्ट हो. सो उस टाइम पे थोड़ा सा बचपना ज़्यादा था तो एक ही सवाल दिमाग में आता था कि गायनोकोलॉजिस्ट को भी डिलीवरी के लिए दूसरे डॉक्टर की ज़रूरत पड़ती है. ट्रू. ये बिल्कुल अलग परसेप्शन है और मतलब एक अलग दृष्टि से हम इसको देख रहे हैं एक्चुअली. Exactly. है ना. अरे दैट्स अ ये बिल्कुल वैसे ही काम करता है जैसे हम बच्चे होके पेरेंट्स को बोले आपको क्या दुख है. हम ही कभी कभी जैसे अपने पेरेंट्स से बोलते पापा आपकी शादी हो गई, गवर्नमेंट जॉब है, मम्मी भी सुंदर है, आपके 3 प्यारे प्यारे बच्चे हैं, किस चीज़ का दुख है. तो वो बोलते बेटा मेरी उम्र पे आओ तब पता चलेगा. ट्रू. ऑन दी अदर हैंड पेरेंट्स को लगता है कि मैं अच्छा कमा खा रहा हूँ, मेरी बेटी अच्छे शहर में रह रही है, अच्छा पढ़ रही है, उसे किस चीज़ का दुख है. दुख उम्र देखकर नहीं आते, दुख आते जिम्मेदारियां देखकर. एक साल का बच्चा, उसे भी दुख है कि मैं खुद के हाथ से खाना नहीं खा पा रहा हूँ. 4 साल के बच्चे जिन्होंने स्कूल जाना शुरू कर दिया उन्हें भी दुख है कि मेरा होमवर्क टाइम पे पूरा नहीं हो पा रहा है, मम्मी मुझे मैगी नहीं खाने दे रही है. दुख हर बच्चे के उनकी उम्र के हिसाब से अलग अलग है. तो ये ट्रॉमा डिप्रेशन भी वैसे ही काम करते हैं. नाउ अब आता है कि बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट हम इसको कैसे डील करते हैं. हाँ, तो दिस ब्रिंग्स मी टू द पॉइंट कि ये जो एंग्जाइटी अटैक्स हैं, सो एक तो हो गया कि ना हम जो है ना साइकोलॉजिस्ट की हेल्प पे थोड़ा बाद में जाते हैं. सो पहला अगर खुद से लग रहा है किसी को कि यार आई एम फीलिंग अनकंफर्टेबल, आई माइट बी डिप्रेस्ड, और मे बी मुझे जो पैनिक अटैक जिसको हम बोलते हैं कॉमन भाषा में पैनिक अटैक हुआ है या एंग्जाइटी में है, तो खुद से मतलब सेल्फ क्योर की अगर बात करें तो कैसे, एक तो आइडेंटिफाई हमने कर लिया और जो खुद है उसे तो पता चल ही रहा है, तो ऐसे कौन से 3-4 क्विक स्टेप्स हैं जो वो खुद पे इस्तेमाल करके, अगर वो प्रिलिमिनरी स्टेजेस में है, शुरू में ही अभी शुरुआत ही है, तो कैसे वो उससे ओवरकम कर सकता है और कैसे निकल सकता है? फर्स्ट गोज लाइक डीप ब्रीदिंग. अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो तो ऑलवेज कीप 1 पर्सन विथ यू, अगर इन पर्सन पॉसिबल नहीं है तो ऑन कॉल, जो आपकी बात को आपको सुन सके. इसके बाद आई एम रिक्वेस्टिंग ऑल द पेरेंट्स कि अपने बच्चों के लिए इमोशनली हमेशा अवेलेबल रहो, नॉट फाइनेंशियली. वो बच्चे अपना खुद कर लेंगे, भीख भी मांग लेंगे, इमोशनली अवेलेबल रहो. सिबलिंग्स, एक टाइम पर सिबलिंग्स अपने पार्टनर ढूंढ लेते हैं और वो अनअवेलेबल हो जाते हैं, क्योंकि हर किसी को लगता है कि अब मेरे पास ये है, तो उन्होंने अपना इंसान ढूंढ रखा है, वो उसके साथ 24 घंटे अवेलेबल रहेगा या फिर इनिशियल फेज में अवेलेबल रहेगा. नाउ द क्वेश्चन कम्स कि अगर आपके पास कोई नहीं है तब आप क्या करें.
जब आपके पास कोई नहीं है तब अपने पास आप रहिए। इंसान की पहली प्रायोरिटी मेंटली फिजिकली वो खुद होनी चाहिए। जब हम दूसरों को खुश करने की कोशिश करते हैं तब हमारी पहली प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि हम खुद खुश रहें। वो खुशी आपको जैसे मिल रही है, आपको कुछ खा के खुशी मिल रही है, चाहिए, गलत चीज़ें नहीं, ऑफ कोर्स अच्छी चीज़ें, आपको डांस करके खुशी मिल रही है, क्योंकि ये इंसान को खुद ढूंढना पड़ेगा कि उसे किस चीज़ से खुशी मिल रही है। राइट, वो उसे खुद ही, बिकॉज सेल्फ है ना, वो तो खुद ही पता चलेगा उसको कि मैं किस चीज़ में खुश हो रहा हूँ। बिल्कुल, हम वो जंगल का हिरन नहीं बन सकते कि हम वो मृग मरीच का ढूंढ रहे हो और मुझे मिल नहीं रही है, तुम वहाँ भटक नहीं सकते। वो हमें अपने अंदर ही ढूंढनी पड़ेगी। वो कोई भी साइकोलॉजिस्ट, कोई भी इंसान कितना भी आपसे क्लोज हो, वो कोई आकर आपको नहीं बताएगा, क्योंकि ये सारी आपकी एक्सटर्नल थेरेपी है। साइकोलॉजिस्ट जो काम करते हैं वो उनका काम करने का मकसद ही यही होता है कि वो आपको इतना इंडिपेंडेंट बना दे कि नेक्स्ट टाइम अगर आपको ज़रूरत पड़ती है कि आपको हेडेक हो रहा है तो पैरासीटामॉल से बेहतर आप इस चीज़ पर ध्यान दें कि कॉज क्या है। सो वी एज अ साइकोलॉजिस्ट ट्राई टू रिमूव दैट कॉज। सपोज एक बच्चा है, मैं 3 एग्जाम्पल लेता हूँ। एक बच्चा है जैसे एंग्जाइटी है कि उसका एग्ज़ाम है, या मे बी एंग्जाइटी है कि उसका रिजल्ट आने वाला है। ओके। एक व्यक्ति है जिसको कि मे बी एक प्रेजेंटेशन देने जाना है, कॉर्पोरेट में है व्यक्ति का, मतलब आईटी भी हो सकता है, एनी एक सेल्समैन है जिसको कि आज पता चलने वाला है कि उसका क्लाइंट उससे वो सामान खरीदने वाला है या नहीं। ऑलमोस्ट सेम पैटर्न है स्ट्रेस का, और एक डेडलाइन है, एक सर्टेन स्टिपुलेटेड टाइम है कि यार इतने टाइम की एग्जाइटी हो रही है, अब ये कुछ होने वाला है, समथिंग इज गोइंग टू हैपन, ईदर और, या तो सही होगा या तो गड़बड़ होगा। इस समय पे जब व्यक्ति है, और कई बार मैंने देखा है कि बिकॉज ऑफ ज़्यादा एंग्जाइटी बच्चे का एग्ज़ाम खराब हो जाता है, बिकॉज ऑफ ज़्यादा एंग्जाइटी कॉर्पोरेट में जो प्रेजेंटेशन जाना है वो भूल जाता है, बिकॉज ऑफ ज़्यादा एंग्जाइटी जो कुछ बेचने जा रहा है वो होता नहीं है, बिकॉज वो परफॉर्म नहीं कर पाता। तो क्या ऐसे एक तो इसके कॉज, और क्या करना चाहिए उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में कि यार इस समय पे मैंने ये कर लिया तो वो जो जिस चीज़ के लिए मैं घबरा रहा हूँ वो ठीक हो जाएगा। ओके, सबसे पहली चीज़ आई विल स्टार्ट विथ कि एक्सपेक्टेशंस। जब हम खुद से करते हैं तब हम अच्छा करते हैं, और जब हम किसी दूसरे से करते हैं तब हम बेड़ा गर्क करते हैं। दूसरी चीज़ प्रेशर, अननेसेसरली प्रेशर। जैसे मान लिया आपने बच्चे का एग्जाम्पल दिया, सेल्स पर्सन का एग्जाम्पल दिया, और एक और आपने एक एग्जाम्पल दिया। सेल्स पर्सन पे अगर वो खुद पे प्रेशर ले रहा है कि मुझे पॉजिटिवली इस चीज़ को बेचना है, उसकी खुद से अगर एक्सपेक्टेशन है तो वो अच्छा करेगा। बट अगर उसे शाम को उसकी बीवी का बर्थडे है, वहाँ पर भी जाना है, फिर वो चलो घर में कोई बीमार या कोई भी एक रीजनेबल चीज़ हो गई, उसके लिए उसे जाना है। प्रेशर जो है उसके मैनेजर की साइड से, उसकी जो भी सुपीरियर अथॉरिटी है उनकी साइड से आ रहा है, ठीक है, तो वहाँ पर चीज़ें ख़राब होती हैं। अब या दूसरी चीज़ हो गई उसका एक्सपेक्ट करने का तरीका। अगर वो खुद से एक्सपेक्ट कर रहा है तो वो अच्छा करेगा, बट अगर वो सामने वाली पार्टी से एक्सपेक्ट कर रहा है कि नहीं तो खरीद, तो वहाँ पर क्या हो रहा है, वो अननेसेसरली प्रेशर फिर दूसरे पे क्रिएट कर रहा है। तो 2 चीज़ें यहाँ पर काम करती है, पहला प्रेशर, दूसरा एक्सपेक्टेशंस। और ये हर केस में वैसे ही काम करती है। दूसरी चीज़ ये कि हम एक्सपेक्ट खुद से कर सकते हैं। मेरी लाइफ का जो मोटो है वो ये है कि आई ओनली डू व्हाट्स इन माई हैंड। इफ़ आई एम अ सेल्स पर्सन, इफ़ आई एम अ चाइल्ड, इफ़ आई एम अ स्टूडेंट, हम सिर्फ एग्ज़ाम को बहुत अच्छे से अच्छा कर सकते हैं। रिजल्ट इज़ नॉट एट ऑल इन माई हैंड। अगर हम सेल्स पर्सन भी हैं तो हम अपनी चीज़ को बहुत अच्छे से अच्छा पॉजिटिव वे में, ऐसा भी नहीं कि बोलना है कि नहीं आपको 1 करोड़ मिलेगा, मेल एडवर्टाइज भी नहीं करना है किसी चीज़ को लेके कि बुरा ही प्रचार कर दिया, तो वो चीज़ें हमें पॉजिटिवली करनी है। फिर हम सभी मानते हैं कि फल देना भगवान की इच्छा है। करेक्ट। सो आई वाज आस्किंग कि ऐसा व्यक्ति जो कॉर्पोरेट स्ट्रेस में है, उसके पास समय नहीं है, आपके पास साइकोलॉजिस्ट का तो बाद में सीन आएगा जब पहुंच पाएगा, वो तो 2 घंटा ट्रैवल कर रहे हैं लोकल में, आ रहे हैं जा रहे हैं, सब्जी भी काट रहे हैं लोकल में, तो या लेट्स से मेट्रोज की मैं बात कर रहा हूँ, बैंगलोर, मुंबई, दिल्ली, सब लोग भागने में लगे हुए हैं, सब लोग मेंटली परेशान है, मतलब साइकोलॉजिकल ट्रॉमाज उनके हैं। तो अगर कोई डेडलाइन स्पेसिफिक है, जैसे मैं आपसे भी पूछा कि वही प्रेजेंटेशन देने जाना है या एग्जाम देना होने वाला है या कोई समथिंग इज गोइंग टू हैपन, तो वो 3 क्विक फिक्स क्या रहेंगे कि भाई तू ये कर लेगा तो ये टाइम तो तेरा निकल जाएगा, बट इसके बाद ऑब्वियसली साइकोलॉजिस्ट को जा करके कंसल्ट करो। ओके, सबसे पहली चीज़ आई विल स्टार्ट विद डीप ब्रीदिंग। ऑफ कोर्स
उसके बाद जो दूसरी चीज़ है रीथिंक। जब हम काम कंडीशन में आते हैं, थोड़ा शांत कंडीशन में आते हैं, तो दिमाग काम करता है, ठीक है। तीसरी चीज़, अगर पॉसिबल है तो कॉपी पेन, अदरवाइज फ़ोन। वी कैन टेक अ नोट ऑफ आवर थॉट कि क्या चीज़ें चल रही हैं, क्यों परेशान कर रही है। क्योंकि आई अंडरस्टैंड दैट कि हर इंसान के पास एक दूसरा इंसान नहीं होता है। लाइक आई एम दैट इंसान जो हर इंसान के पास है, बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट, बट आई डू नॉट हैव एनीवन जिसको हम जाकर ये बोल सके कि आई एम नॉट फीलिंग वेल, I am having anxiety or panic attacks, which I really feel sometimes. Most of the time, actually. Human beings, I mean, they will feel. Definitely. Before being anything, I am a human also. True. So ये कभी-कभी खुद को remind करना पड़ता है. It's okay, Akanksha. You can feel that way. Great. I mean, so all those guys out there, जितने भी जो corporate stress लेके बैठे हैं, जिनके assignments हमको complete करने हैं, target है, deadlines हैं, pressures हैं, तो all these things you can do. तो ये 3 तरीके अगर आप इस्तेमाल करेंगे दोस्तों, तो आप उस स्ट्रेस से, उस प्रेशर से, उस नॉट डिप्रेशन एग्जैक्टली, बट उस समय के एंग्जाइटी से आप बाहर निकल जाएंगे. एंड देन आई बिलीव कि यू शुड टेक हेल्प ऑफ सम और दी अदर साइकोलॉजिस्ट्स अवेलेबल. मैडम का नंबर या मे बी इनकी जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं, दैट विल बी देयर इन द डिस्क्रिप्शन. यू कैन कनेक्ट विद आकांक्षा. सो आकांक्षा, एक और सवाल जनरली है, क्योंकि हिंदुस्तान में मेंटल हेल्थ से रिलेटेड कुछ ज़्यादा अवेयरनेस है नहीं है. किसी को कुछ इल्यूजन्स होते हैं, हम तुरंत पागल मान लेते हैं उसको. और पागल बेसिकली इज इक्वल्स टू मैड, विच डजंट एक्चुअली एग्जिस्ट. देयर इज नोबडी मैड. सम और देयर प्रॉब्लम रहेगी, पर हम सीधा पागल खाना डिक्लेयर कर देते हैं. तो एक ये बताओ कि साइकोलॉजिस्ट और साइकियाट्रिस्ट्स, और भी अगर कोई इसमें एक और टर्म को जुड़ता हो जो दवाई देते हो, इनमें क्या फ़र्क है? ओके. और क्या ये मतलब ऐसा कोई स्टेप बाय स्टेप है कि पहले साइकोलॉजिस्ट फिर साइकियाट्रिस्ट और उसके बाद सीधा एडमिशन, ऐसा कुछ है? नहीं, इसमें एक्चुअली 2 डिग्रीज अलग अलग होती हैं. जो साइकियाट्रिस्ट होते हैं वो बेसिकली MBBS डॉक्टर्स होते हैं, जो कि आपको शॉक ट्रीटमेंट वगैरह दे सकते हैं, दवाई प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, या फिर वो बेसिकली न्यूरो साइंटिस्ट होते हैं, तो वो पूरा दिमाग से काम करते हैं, दवाइयाँ देते हैं. तो वो आपसे बात कम करेंगे. अगर आपने बोला कि मुझे ऐसा ऐसा हो रहा है, लाइक उस टाइम पे कंडीशन बिल्कुल ही अनकंट्रोलेबल है, तो दवाइयाँ देके उसको उस समय के लिए शांत किया जा सकता है. ओके. बस मतलब ये तो टेम्परेरी फिक्स हुआ. एग्जैक्टली. इससे कुछ फायदा तो होने, ये थोड़ा सा कंट्रोवर्सी चलती है बिटवीन साइकोलॉजिस्ट एंड साइकियाट्रिस्ट. वी थिंक वी आर बेटर, दे थिंक दे आर बेटर. ओके. डिग्री को लेके, क्योंकि उन्हें लगता है उन्होंने नीट क्लियर किया, एंड आई टोटली रिस्पेक्ट देयर प्रोफेशन ऑल्सो, बट हर इंसान का काम करने का तरीका अलग अलग होता है. दे रिमूव द पेन, वी रिमूव द कॉज. ओह, दैट्स फैंटास्टिक. सो एज अ साइकोलॉजिस्ट और मे बी एज अ साइकियाट्रिस्ट they remove the pain, and as a psychologist you remove the cause. We also remove the pain, but in a permanent manner. So it's better, अगर कंट्रोवर्सी से बेहतर ये हो जाए कि अगर हम लोग मिलकर काम करने लग जाए ना, तो वो और भी अच्छा हो जाएगा. अच्छा, ये शॉक ट्रीटमेंट मैंने पुरानी पिक्चर में तो बहुत देखा है, मुंह में रुई ठूस के या समथिंग ठूस के वो शॉक ट्रीट एक्चुअली होता है. ये मतलब देते हैं, और क्या उससे कुछ फ़र्क पड़ता है? मतलब किसी इंसान को करंट लगा दो, झटका दे दो बिजली का, तो क्या वो मतलब उसका ब्रेन का अलाइनमेंट सही हो जाता है? एक्चुअली अभी आप पागलपन की बात कर रहे थे, वो एक मैनियक कंडीशन होती है, या फिर बाइपोलर डिसऑर्डर होते हैं. अगर आपने भूल भुलैया मूवी देखी हो तो, पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स, तो इंसान इल्यूजन में रहता है. तो उस इल्यूजन को ठीक करने के लिए आप शॉक ट्रीटमेंट को ऐसे मानिए कि अचानक से हम कुछ भी चीज़ें यहाँ पे उठापटक करने लग जाए, एकदम से जोर जोर से चिल्लाने लग जाए. तो पहला शॉक ट्रीटमेंट ये होगा कि आप थप्पड़ मार के ठीक करने की कोशिश करेंगे. अच्छा, वो भी शॉक है. एग्जैक्टली. उस टाइम पर चीज़ों को हटाने की कोशिश की जा रही है कि आप उस जो करंट आपकी कंडीशन है वहाँ से हट जाओ. शॉक ट्रीटमेंट का काम, जो तरीका होता है, वो कुछ ऐसे काम करता है कि जब आपके ब्रेन में काफ़ी सारी चीज़ें, जो नर्व्स होती हैं, वो काफ़ी ज़्यादा ही इधर उधर चली जाती हैं, तो उनको कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है, क्योंकि उस कंडीशन में इंसान या तो खुद को हार्म करेगा या फिर दूसरे को हार्म करेगा. सो बेसिकली शॉक ट्रीटमेंट का जो अल्टरनेट पर्पस होता है, वो इंसान को शांत करने वाली स्थिति के लिए होता है. तो वो मुन्ना भाई MBBS के उसमें वो केमिकल लोचा प्रॉब्लम, बट वो काफ़ी लास्ट स्टेज होती है, जब बहुत ही ज़्यादा 3rd डिग्री टॉर्चर की ज़रूरत पड़ जाए, तब मान कर चलिए.
क्या कोई साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर का मरीज आप क्लेम कर सकते हैं कि वो फुल्ली ठीक हो गया? मतलब इज देयर अ फुल स्टॉप टू द इलाज कि अब जाओ, अब अब आज से तुम ठीक हो गए? जैसे मुझे बुखार हो गया तो मैं गया, दवाई ली, आज से मैं ठीक, बुखार ठीक। तो क्या साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स भी ऐसे कंप्लीट एंड पे आ जाते हैं कि हाँ अब ये ठीक हो चुका, अब तुम जा सकते हो? इसका थोड़ा सा मिला जुला जवाब हम ऐसे देंगे कि सपोज़ करिए आपका आज सिर में दर्द हुआ, आप डॉक्टर के पास गए और आपने दवाई ले ली, तो क्या आपका सिर दर्द हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा? नहीं, उस समय के लिए तो ठीक हो जाएगा। दूसरा, अगर आप साइकोलॉजिस्ट के पास आए तो उसने आपको बताया कि आपका सिर दर्द इस वजह से हो रहा है, ठीक है, जैसे धूप में जाने से, किसी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोचने से। तो होता है ना कि जब हम दवाई लेते हैं तब हम परहेज करते हैं, वही परहेज साइकोलॉजिस्ट आपको बताता है कि हमेशा आपको उस चीज़ से दूर रखेगा। आपको कभी कभी ये याद आ सकता है कि इस वजह से मुझे भी सिर दर्द हुआ करता था, तो आपको अपने वो किस्से याद आएंगे, बट साइकोलॉजिस्ट आपको हमेशा के लिए इतना इंडिपेंडेंट बना देते हैं कि अगली बार अगर आपका सिर दर्द हुआ तो आपको किसी भी साइकोलॉजिस्ट या फिर साइकियाट्रिस्ट के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। okay. इसीलिए थोड़ी सी लंबी थेरेपी, लंबे सेशंस चलते हैं कि आपको हमेशा के लिए ठीक कर दें। अच्छा, अभी आपने बात की इल्यूजन्स की, हेलुसिनेशंस की, तो हम हिंदुस्तानी हैं, हम सबसे पहले नज़र उतारते हैं, हाँ, उसके बाद हम काला टीका लगाते हैं और फिर हम तंत्र मंत्र और पंडित जी और ओझा जी और सबको बुलाते हैं। विद ऑल रिस्पेक्ट टू एवरीवन, मतलब एज यू मेंशन द मूवी भूल भुलैया, बोथ दोनों एंड ने काम किया अपना अपना, एंड व्हाट वी नो इज बेसिकली व्हाट वी डोंट, मतलब व्हाट वी डोंट नो इज बेसिकली व्हाट वी डोंट नो एक्चुअली। तो उस पे तो हम कुछ नहीं बोल सकते, बट क्या तंत्र मंत्र आपके हिसाब से कि किसी को कुछ हो रहा है परेशानी और आप तंत्र मंत्र कर दो? मैंने देखा है बच्चों को गरम सरिये से ऐसे दागते हैं कि वो इनका भूत उतर जाए, हाँ, भूत उतारना जिसको हम कहते हैं। तो क्या आपकी नज़र में एज अ प्रोफेशनल साइकोलॉजिस्ट आपको ये लगता है कि तंत्र मंत्र से स्पेसिफिकली कोई बहुत फ़र्क पड़ जाता है और उसमें फिर उसके बाद ज़रूरत नहीं पड़ती साइकोलॉजिस्ट की? एक बहुत पुराना गाना हमें याद आ रहा है, अगर आपने सुना हो तो, मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, ना मानो तो बहता पानी। तो होता क्या है, साइकोलॉजी में एक टर्म है प्लेसिबो इफेक्ट। अगर हम किसी चीज़ को मानते हैं, जैसे नज़र में हम बहुत ज़्यादा नहीं मानते बट हमें लगती है आई बिलीव इन दैट, ओके, तो वो दिमाग में चलता है कि कोई भी नज़र उतार दे। अच्छा, बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट आल्सो यू बिलीव कि नज़र लगती है? क्योंकि आई एम, पहली चीज़ बाय डिफ़ॉल्ट ब्राह्मण है, वो चीज़ें दिमाग में रहती हैं, पूजा पाठ अपने आप आ जाता है। तो स्पिरिचुअलिटी, वाइब्स, आई डोंट बिलीव इन भूत बट आई बिलीव इन वाइब्स, एनर्जीज जिसको हम बोलते हैं। ओके, सो कमिंग टू योर क्वेश्चन, वो चीज़ दिमाग में चलती है कि कोई भी नज़र उतार दे वो नहीं उतरेगी। अगर पापा ने उतार दी तो उतर जाएगी, अगर ऐसे भी कर दिया तो मुझे लगता है कि आई एम फीलिंग बेटर। दूसरी चीज़, ये चीज़ जो अभी जस्ट हमने की, आई बिलीव इन दैट, अगर उंगलियां चटक रही हैं तो आपको नज़र लगी है, जैसे हम बोलते हैं माँ बलाएं ले रही है। ओके, इसी को प्लेसिबो इफेक्ट बोलते हैं। प्लेसिबो इफेक्ट लाइक, अगर किसी की तबीयत खराब है, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं हुआ है बट उसके दिमाग में चल रहा है कि नहीं तुम तो मुझे डॉक्टर के पास दिखा लो, तो डॉक्टर भी बस 2 अच्छी बातें करेगा और आपको बोलेगा ये दवाई सुबह दोपहर शाम खाना, परसों आके दिखाना, और वो बोलेगी मैं तो ठीक हूँ। बीइंग अ ब्राह्मण हम लोग इस चीज़ में ज़्यादा मानते हैं कि साइकोलॉजिस्ट बहुत बाद में आए हैं, बाबा बहुत ज़्यादा हुआ करते थे। तो बाबा ही कहते थे, जैसे भी बहुत टाइम पहले एक पॉडकास्ट हमने भी देखा था जिसमें एक बाबा जी ही बोल रहे थे कि ओम फट स्वाहा, कहाँ है सिर दर्द, मशीन नाप ली जाए, मशीन नाप ली जाए, हाँ, हाँ, राइट, वो कुछ वैसा हमें याद आ रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं साइंटिफिक चीज़ों में और जो स्पिरिचुअल चीज़ें हैं बहुत गर्त तक, क्योंकि देखिए निगेटिविटी हर जगह है, हर चीज़ के कुछ अच्छे फैक्टर्स भी हैं, कुछ बुरे फैक्टर्स भी हैं। ये हम पर निर्भर है कि हम कितना ज़्यादा उन चीज़ों के बारे में अवेयर हैं, कितना ज़्यादा नहीं है। ओके, ओके, सो दिस ऑल्स बिलोंग्स टू प्लेसिबो इफेक्ट, कि अगर मन में कोई चीज़ चल रही है तो वो वैसे की वैसे ही ठीक होगी। तो कर लो भाइयों, अगर लगता है कि ये करने से कुछ फ़र्क पड़ता है, एज शी सेड की प्लेसिबो इफेक्ट है, तो कर लेने में हर्जा नहीं है। बिल्कुल कर लेने में कोई हर्जाना नहीं है, बट उससे लीगली मोरली कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। ट्रू, ये ध्यान रखना, इतना अवेयर हम सब हैं, इतना पढ़े लिखे हम सब हैं कि अगर किसी के घर में बेटा नहीं हो रहा है तो बाबा कुछ नहीं कर सकते।
डॉक्टर के पास ही जाना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आपको क्या लगता है कि महिलाएं ज़्यादा वल्नरेबल होती हैं या पुरुष ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं स्ट्रेस को रिस्पॉन्ड करने में? अभी शुरुआत में जब यही क्वेश्चन सीरीज चल रही थी तब हमने आपको बताया था कि लोगों को सुनने वाले बहुत कम हो गए हैं। कमिंग टू योर क्वेश्चन कि महिलाएं बहुत ज़्यादा वल्नरेबल हैं या फिर पुरुष बहुत ज़्यादा, तो ये क्वेश्चन कुछ वैसे काम करता है कि महिलाओं को हमेशा से बोला गया है कि वो मजबूत नहीं है, तो अगर वो किसी कंडीशन में वल्नरेबल बनना भी चाहती है तो वो नहीं बन पाती हैं। बीइंग अ विमेन, दिस इज़ माई पर्सनल थॉट कि हम खुद भी खुद से कभी भी नहीं कहते दैट आई एम वीक, हम ये नहीं कर सकते। ऑल्दो सम टाइम आई नीड्स अ पर्सन जिसको हम बोल सके कि आई एम नॉट वेल, मेरे को हक चाहिए, वो चीज़ें आती हैं दिमाग में। मेल के दिमाग में क्या चलता है, जो कि सोसाइटी का ही फॉल्ट है एक्चुअली, कि उन्होंने अननेसेसरी उनके दिमाग में डाल रखा है दे कांट क्राई। मर्द को दर्द नहीं होता, मर्द को दर्द नहीं होता, वो पिक्चर वाला डायलॉग था। वी हैव टू रियलाइज, वी हैव टू लाइक कम इन दैट रियलिटी कि पिक्चर और रियल लाइफ में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। जैसे हम लड़कियों से बोलते हैं कि ये शाहरुख खान की मूवी नहीं चल रही है, यू कांट गेट दैट रियल लव, यू कांट गेट दैट रियल इमोशन, तुम्हें वो राजकुमार जो घोड़े पे आता था वो रियल में नहीं मिलेगा। हम वो चीज़ एक पुरुष को नहीं बता पा रहे हैं। दिस इज़ बेसिकली फॉल्ट फ्रॉम आवर साइड, फ्रॉम लाइक ऑल द विमेन कम्युनिटी, कि हम मर्द को ये भरोसा ही नहीं दिला पा रहे हैं कि कभी कभी तुम भी हमारे कंधे पे अपना सर रख के आराम कर सकते हो। इट्स ओके अगर कभी कभी तुम काम करना नहीं चाहते, इट्स ओके अगर तुम घर पर रहना चाहते हो, नौकरी करना नहीं चाहते। क्योंकि होता क्या है, हम ये तो चाहते हैं कि हमें मर्द की बराबरी करनी है, जबकि बराबरी वाला कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं। बट हम कभी भी ये नहीं कह पाते हैं कि अगर 10,000 तुम कमाओगे तो 10,000 हम कमाएंगे, 20,000 में हम अपने घर का गुजारा बहुत अच्छे से कर लेंगे। वहाँ पर ये दिमाग में आता है कि नहीं, हम तो बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट हैं, बट घर का किराया तुम ही दोगे। इन द केस ऑफ लाइक जो भी बैंगलोर में एक सुभाष ने सुसाइड किया था, द बैंगलोर टेकी, तो उनकी वाइफ भी काफ़ी अच्छी, वेल टू डू, यू नो, शी वाज वर्किंग समवेयर, एंड आई थिंक दैट वाज अ क्लासिक केस ऑफ डिप्रेशन, एंजाइटी, पैनिक कमिंग ऑल टुगेदर एट द सेम टाइम। समबडी जिसे आप होप कर रहे हो कि वो सपोर्ट करेगा, वही आपको नहीं कर रहा है। मतलब इट्स लाइक इंस्टेड ऑफ सपोर्टिंग वो और बोल रहा है कि जाओ जो करना है कर लो। ये एक्चुअली कुछ वैसे काम कर रहा है जैसे इतने सालों से जनरेशन चल रही थी जहाँ पे विमेन आर नॉट गेटिंग प्रॉपर सपोर्ट, वही चीज़ अब रिवर्स साइकिल में चल रही है। ओके, मतलब इसको थोड़ा सा इलैबोरेट करेंगे कैसे? मतलब पहले विक्टिम औरत थी, महिला, तो अब ये बदल रहा है, अब विक्टिम पुरुष बन रहा है। एक्चुअली हो क्या रहा है, इसको हम कुछ ऐसे रिलेट करेंगे अपना जो रिजर्वेशन सिस्टम है कि पहले, आई एम ऑल्सो अ ब्राह्मण, आई बिलीव कि हम लोगों ने जो रिजर्व कैटेगरी थी उनके साथ बहुत अच्छा नहीं किया है। नाउ दे आर रिवर्टिंग बैक, वो चीज़ हमें ख़राब लगती है। तो हमारे दिमाग में ये चीज़ कभी भी नहीं आती है कि हमने उनके साथ बुरा किया था इसलिए हमारे साथ बुरा होता है। हम लोग स्टिल उन्हें कोसते हैं, स्टिल हमारे दिमाग में वही चीज़ चलती है कि वो हमारे घर का पानी नहीं पियेंगे, जबकि वो बहुत अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं, वो बहुत अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं। हम उन्हें अपने इक्वल नहीं मान पाते हैं, जबकि यहाँ पर इक्वालिटी का कोई सवाल है ही नहीं। वो भी इंसान थे, हम भी इंसान हैं। ठीक वैसे ही चल रहा है कि हम लोग अर्धनारीश्वर में बिलीव करते थे कि पुरुष और महिला देवता और देवी की तरह है, बट हम लोग ने देवियों को सिर्फ 9 दुर्गा में ही पूजा की है उनकी। रियल लाइफ में रेप, चाइल्ड अब्यूज में दोनों आ जाते हैं, बट मेल और फीमेल दोनों आ जाते हैं। डोमेस्टिक वायलेंस, डाउरी सिस्टम, आज की कंडीशन आप देखिए, लोग एल्यूमिनी के बारे में बहुत ज़्यादा बोलते हैं, किसको कितनी मिली, ऐसे लगता है रिवॉर्ड है। एग्जैक्टली, एल्यूमिनी के बारे में बहुत ज़्यादा बात करते हैं, वो उस चीज़ को अब्यूज़ भी करते हैं कि एल्यूमिनी मांग रही थी, शक्ल अपनी देखी नहीं है। बीइंग अ गर्ल, आई हैव फेस्ड दैट थिंग, ओके, आई हैव फेस्ड दैट थिंग। खड़े होकर दिखाओ, चल कर दिखाओ। अच्छा, तुम्हारी हाइट बहुत छोटी है, तुम थोड़ी मोटी हो सकती हो, मेरा बेटा इस जगह से उस जगह नहीं आ सकता, वो सरकारी नौकरी में है, तुम अप डाउन करना। अभी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, रिसेंटली उस चीज़ को लेके हमने अपने एग्जाम्स भी मिस किए हैं। उस टाइम पर हम काफ़ी ज़्यादा प्रेशर में थे, तो वो चीज़ें आती है दिमाग में कि पति से पहले मुझे अपना घर चाहिए। एंड दिस इज़ नॉट एट ऑल कमिंग आउट ऑफ एनी ईगो और एटीट्यूड, दिस इज़ बेसिकली कमिंग कि मुझे वो इज्जत चाहिए,
True. वो रिस्पेक्ट चाहिए। True. आदमी की बात भले इमोशनली कोई ना सुन रहा हो, बट पूरी दुनिया सुनती है। हाँ, ये बहुत भले बड़ी बात है। इमोशनली कोई ना सुन रहा हो, बट अगर दाढ़ी मूछों वाला 17 साल का बच्चा भी आ जाए तो उसकी बातें लोग सुनते हैं कि ये चूंकि ये ड्राइव कर लेता है, चूंकि ये लड़का है, चूंकि ये मर्द है, सो तो सुन लो। पेट्रियार्की है कहीं ना कहीं। लाइक मेरे घर में ऐसा कुछ नहीं होता। खाने के लिए सबसे ज़्यादा जिद हमसे की जाती है, सारी फैसिलिटीज़ हमें ही प्रोवाइड कराई जाती हैं, सब कुछ मेरे साथ होता है। बट कभी कभी वो चीज़ आती है कि तुम छोटी हो, लाइक जैसे कभी कभी हम ही बोलते हैं कि पापा हम अपना ध्यान खुद रख सकते हैं। मेरा भाई मुझसे 6 साल छोटा है, तो वो चीज़ चलती है दिमाग में कि वो मेरे लिए बच्चा है, बट पापा बोलते कि नहीं वो उसकी शादी हो चुकी है, वो अपना ध्यान खुद रख सकता है। तो वो कभी कभी इक्वालिटी है, ऑफ कोर्स है, आउट ऑफ लव वो जा रही है, बट वो चीज़ें फिर भी दिमाग में चलती कि मैं ये क्यों नहीं कर सकती। अगर वो बोल रहा है कि मैं यहाँ जा सकता हूँ, ये काम कर सकता हूँ, अगर सेम चीज़ हम बोल रहे हैं तो पापा के दिमाग में क्यों ये सेकंड थॉट आ रहा है। वेरी कॉमन एग्जांपल कि अगर लड़का रात को 11 बजे के बाद आ रहा है तो आराम से आ सकता है, लेकिन अगर आप रात को 11 बजे के बाद आ रहे हो तो क्यों आ रहे हो, कहाँ गए थे, किस लिए गए थे, 10 क्वेश्चन। खैर हम लकी इन और परमिशन लेके क्यों नहीं मेरे घर में ये दोनों के साथ ही होता है, जबकि उसको ज्यादा डांट पड़ती है कि तुम लेट कैसे हुए, अभी भी है घर में। वो तो है। तो दिस इज और कॉमन, मतलब फॉर एवरीवन। मतलब अगर हम नॉर्मली भी देखें, सो इफ द गर्ल इज कमिंग लेट एट होम, तो पहले तो परमिशन लेके जाओ। हाँ, कहाँ जा, ठीक है, सेफ्टी रीजंस आई अंडरस्टैंड, बट उसके बाद में मेजरली ये है कि भाई आपको बताना पड़ता है, मतलब यू नो परमिशन लेनी पड़ती है मोस्ट ऑफ द टाइम। तो जिसके साथ भी हमें लाइक अभी रिसेंटली अगर हम कॉल करेंगे, पापा को बोलेंगे पापा हम बाहर हैं, पापा भाभी से पहले आपसे बात करेंगे। ट्रू, कि बेटा उसका ध्यान रखना, फिर भले आप हमसे ही क्यों ना 2 साल उम्र में छोटे हो। जी, बिल्कुल, राइट। सो दैट्स अ फैंटास्टिक आंसर। आई मीन आई थिंक कि ये जो आपने अभी बात की है, ये बहुत सारी महिलाओं को बहुत सपोर्ट देने वाली बात है। एंड दैट कुड बी, सो आई वुड सजेस्ट टू एवरीवन जो भी ये शो देख रहे हैं कि आपकी पहचान में कोई भी या किसी को भी आप मिलते हैं और आपको लगता है कि यार ये थोड़ा बहुत यू नो ऑफ है, मतलब कुछ समथिंग इज़ ऑफ, तो आप उसको ये इस सेशन की, इस पॉडकास्ट की लिंक शेयर कीजिए। पहले तो वो इसको देख के समझेंगे कि वो अकेले नहीं है, दुनिया में करोड़ों लोग हैं जो इसी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं और उन्हें लग रहा है कि ये सिर्फ मैं ही हूँ इस परेशानी से जूझता हुआ या जूझती हुई। वो इसको समझ पाएंगे। और दूसरा कि डिस्क्रिप्शन में मैडम का लिंक है, और इफ़ नॉट सो यू कैन वेरी वेल, आपको ये तो समझ में आ ही जाएगा कि भाई आई नीड टू हैव वन साइकोलॉजिस्ट टू कंसल्ट टू, राइट। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट आई बिलीव की पॉडकास्ट है इस पॉडकास्ट सीजन का। आई हैव टू ऐड समथिंग हियर। जैसे हम बोलते हैं कि हमारी प्रॉब्लम कोई बहुत बड़ी नहीं है, सब इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, बट इसका मतलब ये नहीं कि हम अपनी प्रॉब्लम को इनवैलिडेट करना शुरू कर दें कि मेरी प्रॉब्लम तो कुछ है ही नहीं। वैसे में क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है, जब हम 2 दिन अपने फीवर को इनवैलिडेट करते हैं तो तीसरे दिन वो ज़्यादा ही बढ़ जाता है। ठीक वैसे ही ये साइकोलॉजिकल सिम्टम्स भी काम करते हैं कि नेवर इग्नोर योरसेल्फ। कोई आपके करियर में ऐसे चीज़ें हुई जहाँ पे आपको लगा कि यार ये तो, मतलब जहाँ पे आप भी चौंक गए कि यार ये कैसे हुआ, इस व्यक्ति के साथ ऐसा कैसे पॉसिबल है, ये तो बिल्कुल ही सब सॉर्टेड था, और ये इस लेवल तक कैसे चला गया जहाँ पे कि बात हाथ से निकल गई। ओके, हाउएवर, मतलब यू कैन ऑब्वियसली से मिस्टर एक्स मिस वाई, बिकॉज यू आर, आई नो दैट आप जिस प्रोफेशन में आप मरीज का नाम तो नहीं ले सकते। So I would definitely not take a name here, but she belongs to my family. She's a part of my family. She's still a part of my family. So हम लोग जब आगे पढ़ने लग जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें दिमाग में चलती है कि एक बार सफल हो जाए फिर घर वालों से मिल लेंगे। तो काफ़ी सारे साल हो गए थे, हम अपने घर के बहुत से लोगों से नहीं मिले। उसके बाद हमने अवॉइड भी कर दिया मिलना। तो वहाँ पर ये हुआ था कि there used to be a lady in my home. She is like just another mother to me. फिर फैमिली डिस्प्यूट्स वगैरह भी होते रहते, तो हम लोग अलग हो गए, बहुत ज़्यादा बातें नहीं करते थे, बट आई स्टिल मिस हर। सो एज आई टोल्ड यू, शी इज़ लाइक मदर टू मी। उनको जब हमने लाइक आखिरी बार जब देखा था, वो शायद उनसे सुंदर पूरे घर में कोई नहीं होगा, ख़ानदान में कोई नहीं होगा। बट सबसे लास्ट फ़ोटो जो हमने उनकी देखी थी,
हमें अभी भी टाइम लगा. इवन आई लास्ट ईयर आई वॉज रेडी टू एक्सेप्ट कि शी हैज़ गॉन. मुझे बहुत टाइम लगा वो एक्सेप्ट करने अच्छा, में. शी पास्ड अवे. She passed away in a COVID, and Okay. that put me into 2 years of depression. ओके. I was not at all ready to let her go. क्योंकि जब आप किसी से बहुत ज़्यादा कनेक्ट होते हैं ना, तो आपके अंदर वो इंस्टिंक्ट चलते हैं. फिर आप उनसे भले अच्छे टर्म्स में या बुरे टर्म्स में, वो आपको हमेशा याद दिलाएंगे कि नहीं, ये इंसान किसी बुरी कंडीशन में, लेट्स टॉक टू हर. जैसे पेरेंट्स के साथ होता है, बच्चा अगर किसी बुरी कंडीशन, सो दैट हैपन्स टू मी. हम भले मेरे पेशेंट्स हों, क्लाइंट्स हों, या फिर फैमिली मेम्बर हो, या फिर दोस्त हों, या फिर अगर कभी भी किसी से कोई थोड़ा बहुत भी इमोशनल कनेक्शन है, सो ये चीज़ चलती है मेरे साथ कि हम उनसे इतना इमोशनली कनेक्टेड होते हैं कि हमें पता चल जाता है. सो कोविड डेज में कई लोगों के बारे में पता चला कि उसे कोविड है. लाइक ओके ठीक है, वो ठीक हो जाएंगे. बट व्हेन इट केम टू दैट लेडी, आई वाज लाइक दिस इज नॉट गोइंग टू एंड वेल. हर वॉइस इज स्टिल इन माई माइंड कि बुलबुल जस्ट कम बैक, जस्ट कम होम, नथिंग इज गोइंग वेल हियर, आई जस्ट वॉन्ट टू सी यू. तो वो आवाज़ थी ना, वो अभी भी कई बार डराती है, बहुत ज़्यादा डराती है. मतलब सो आई वॉज नॉट एट ऑल रेडी टू एक्सेप्ट हर टू लेट गो कि शी इज़ जस्ट गोन. अभी लग रहा था कि वो ठीक हो जाएंगी. सो मेरी फैमिली ने भी थोड़ा सा ये किया था कि कई दिनों तक झूठ बोला था. लाइक नवरात्रि स्टार्ट हुई थी और हमें पहले दिन पता चला था कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है. तो एक अच्छी चीज़ ये है कि हमारे घर में जो पुराने कॉन्टैक्ट नंबर थे वो अभी भी हैं, BSNL वाले. अच्छा. सो वो हमें याद है. आई टॉक टू माई फैमिली मेम्बर कि हाउ इज़ शी. तो उनसे बात करनी थी, उन्होंने ही फ़ोन उठाया, दैट लेडी. तो उन्होंने सारी चीज़ें हमें बताई. फिर पता चला कि शी इज़ नॉट गोइंग टू वेल. तो उस चीज़ ने काफ़ी परेशान किया. फिर पेरेंट्स भी काफ़ी टाइम तक बोलते रहे कि नहीं, वो ठीक है, वो ठीक है, वो ठीक है. काफ़ी टाइम तक हमें उनकी आवाज़ें सुनाई देती थी. एंड अगर हम बात करें बाबा जी लोगों की, माई पेरेंट्स, माई फैमिली ट्राइड दैट कि कुछ हो रहा है. देयर यूज्ड टू बी अ फैमिली मेम्बर इन माय होम, शी इज़ लाइक वो भूत है, अभी वो चिपट जाएगी. आई एम लाइक कल तक वो घर का एक खास सदस्य थी, आज वो भूत हो गई. सो उस चीज़ से हमें काफ़ी ज़्यादा पैनिक मोड में डाला कि हाउ कुड शी लेफ्ट अस लाइक दैट. वो चीज़ें काफ़ी ज़्यादा परेशान करती हैं. तो डोंट यू थिंक कि मतलब इफ़ नॉट भूत, मतलब दैट कुड बी जो हम सोल जिसको बोलते हैं, आत्मा, तो मे बी दैट कनेक्शन कुड बी देयर. डेफिनेटली, क्योंकि वो आखिरी चीज़, आखिरी वर्ड जो उनके थे दिमाग में मेरे चल रहे थे, तो वो लगता है. क्योंकि घर पहुंचने के बाद आई ऑल्सो गॉट फेंटेड और काफ़ी ज़्यादा मेमोरीज हॉन्ट भी कर रही थी. हम अब तक भी जिस घर में वो रहती थी, हम जा ही नहीं पाए. उस वजह से लड़ाई भी हुई कि तुम आ नहीं रही हो. उनको लग रहा था कि हम बड़े हो चुके हैं, आई शुड बी एबल टू हैंडल दिस. बट यू वर फाइटिंग विद दैट. आई वॉज फाइटिंग विद माई सेल्फ ओनली कि कैसे कर लें, क्योंकि मेरे खुद के घर में उनकी इतनी ज़्यादा मेमोरीज थी. हम उस घर में कैसे चले जाए जहाँ आई यूज्ड टू स्लीप विथ हर. सो वो चीज़ें काफ़ी ज़्यादा परेशान करती थी. एंड आई मीन बहुत ज़्यादा बड़ी बात नहीं होगी, हमने उन्हें पहली बार देखा था या उन्होंने हमें पहली बार देखा था, हम 1 महीने के थे. ओह अच्छा, ओके. सो दैट लॉन्ग रिलेशनशिप, काफ़ी लॉन्ग, इतने सालों से. ओके, आई जस्ट वांट टू नो कि कुछ खबरें ये आती हैं कि नो 2 people वर इन रिलेशनशिप और वो रिलेशनशिप ब्रेक होता है एंड सम और द अदर मे बी ऐसा कुछ करते हैं जो नहीं करना चाहिए. आई मीन अटेम्प्ट टू सुसाइड और मे बी डूइंग सम क्राइम और गेटिंग इनटू ड्रग्स एंड ऑल दैट, जो नहीं करना चाहिए उसमें जाते हैं. तो ये जो इनका स्ट्रेस है, अब इसको स्ट्रेस बोलेंगे, एग्जाइटी बोलेंगे या ब्रेकअप, जो भी, मतलब आई डोंट नो द टर्म एग्जैक्टली. तो आपके थ्रू आई जस्ट वांट टू कम्युनिकेट टू ईच वन हु इज हैविंग अ ब्रोकन हार्ट, राइट, कि उनको क्या करना चाहिए. Okay. How to cope up, what is the coping up mechanism, and to how to ensure that we are going in the right direction in their own lives. Coping mechanism सबके अलग अलग होते हैं. जब विमेन वर्नरेबल होती हैं, दे स्टार्टेड क्राइंग और काफ़ी सारी बातें अपनी शुरू कर देती हैं, तब हम मूवीज में देखा आइसक्रीम्स खाते हैं बहुत टब भर भर के. I eat ice cream because I do not have time to cry. I have migraine also. तो आइसक्रीम, अच्छा, ऐसा कोई मतलब it works, it definitely works. हाँ. Okay. मेन के साथ क्या होता है, वो मोस्टली कहते हैं कि मैं किसी से कह नहीं सकता, सो वो शराब पीने चले जाते हैं. ओह अच्छा. अगर रात में आप ऐसे मान के चलिए, मैं और मेरा भाई है, रात में अगर हम दोनों का बहुत तेज़ झगड़ा हो गया
तो हम घर के अंदर ही बर्तन धुल रहे होंगे और वो बाहर चला जाएगा, दोस्तों को कॉल करेगा, आजा कॉर्नर पे मिलते हैं। लड़की क्या करेगी, ज़्यादा से ज़्यादा वहीं बैठ के रो लेगी, या फिर अगर उसकी शादी हो चुकी तो अपनी बहन को या मम्मी को फ़ोन कर लेगी। बट इफ़ अ गर्ल लाइक मी, तो उसे आइसक्रीम ही खानी पड़ेगी, क्योंकि उसके दिमाग में चलता है कि वो हम खुद इतना परेशान है, किसी और को क्यों ही परेशान करें। ओके, राइट। तो क्या करना चाहिए फिर? हम सबको पता होना चाहिए, जैसे हमने आपको बोला कि हम रो नहीं सकते, आई कैन नॉट क्राई, आई ईट आइसक्रीम, क्योंकि अगर मेरा रोना मुझे भी नुकसान देगा और शायद सामने वाले को भी परेशान कर दे, आइसक्रीम ऐसा कुछ नहीं करेगी। ये इतना हर इंसान को पता होता है, भले वो औरत हो या फिर आदमी। आदमियों को भी पता होता है कि शराब उनके लंग्स को नुकसान करेगी, लिवर को, बट स्टिल दे यूज्ड टू चूज दिस। बट आई बिलीव men when happy then also they go for, तो मतलब जो with no offenses to men fraternity, I come from them, so आदमी 2 ही दिन शराब पीता है, एक दिन जब बारिश हो रही होती है और एक दिन जब बारिश नहीं हो रही होती है। तो कोपिंग मैकेनिज्म, हाँ ठीक है, आई अंडरस्टैंड, वो देवदास वाला फैक्टर आई कैन गेट इन। सो दिस ब्रिंग्स मी टू माई फाइनल क्वेश्चन ऑफ दिस पॉडकास्ट, कि वो लोग जो मेंटली अच्छे हैं, जो भी मे बी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम में नहीं है या कुछ डिप्रेशन एंग्जाइटी में नहीं है, हाउएवर होंगे ऑब्वियसली, जो हम नहीं जानते, बट ये लोग सब कोई ना कोई जिम जा रहा है, कोई किसी एक्टिविटी में है, कोई डांस कर रहा है, कोई स्विमिंग कर रहा है, कुछ नहीं तो कोई जो है सुबह उठ के दौड़ लगा रहा है या रात को दौड़ लगा रहा है, वॉट एवर द टाइम में बी, दैट इंक्लूड्स मैन एंड वुमेन बोथ, एंड दे सीम मोर हैप्पी। तो जो ठीक लोग हैं, मतलब आप मेरे को थोड़ा सा इस पे आप क्या कहते हैं प्रकाश डालिए कि ये जो फिजिकल एक्टिविटी है ये मेंटल हेल्थ को कैसे इम्प्रूव करती है और क्या ये करना चाहिए सबको? फिजिकल एक्टिविटी सबसे पहली चीज़ तो आपके माइंड को एक्टिव रखती है। अगर आप पूरे दिन सो रहे हैं तो अगर आपको सपने आने वाली प्रॉब्लम नहीं है तो आप सुकून की नींद सो पा रहे हैं, बट अगर आपको सपने आ रहे हैं तो वो आपको कंटिन्यूसली परेशान कर रहे हैं। तो अगर आपके पैर में दर्द है आप फिर भी डांस कर पाएंगे, बट अगर आपके सिर में बहुत ज़्यादा दर्द है तब आप डांस नहीं करेंगे। तो ये कभी कभी वैसे काम करता है कि मान लिया आपको हल्का सा फीवर है तो आप डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे, बट आपको अगर 4 दिन हल्का हल्का ही फीवर है तब आप सोचेंगे कि मुझे एक बार जाके दिखा लेना चाहिए। ठीक वैसे ही अगर आपको 1 दिन बुरा लग रहा है तो आप सोचेंगे शायद वर्क स्ट्रेस है, मैं थक गया होगा, बट आपको 4 दिन अगर बुरा लग रहा है देन यू शुड डेफिनेटली गो टू साइकोलॉजिस्ट। ओके ओके, हाँ, लोगों को ऑफिस जाने का मन नहीं करता, बच्चों का स्कूल जाने का मन काफी दिनों से नहीं कर रहा है, तो देन देयर इज सम प्रॉब्लम। क्योंकि हम डॉक्टर के पास जाकर यही बोलते हैं ना कि 4 दिन से ऐसा ऐसा हो रहा है, आप बताओ ना क्या हुआ। साइकोलॉजिकल रीज़न को हम कभी जानने की कोशिश ही नहीं करते, उन्हें लगता है थक गए होंगे इसलिए ऐसा हो गया, वाइफ ने। आप मोस्टली देखिए, मैंने ये सुना है कि अगर कोई आदमी ऑफिस में आके या स्कूल में आके कॉलेज में आके थोड़ा सा बहुत परेशान है तो लड़कियों ने यही बोला वाइफ से लड़ाई हुई होगी, अगर वो अनमैरिड गर्लफ्रेंड से लड़ाई हुई होगी। सो आई एम अ विमेन बट आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ विमेन जिसके दिमाग में कभी ये ख्याल आया हो। एंड और ये चीज़ साइकोलॉजिस्ट होने से पहले से है कि हम सब लोगों को इतना जज करते हैं कि इतना तो जज भी जज नहीं करते होंगे, उन्हें फिर भी टाइम लगता है, तभी हम लोग बोलते हैं कि तारीख पे तारीख। ट्रू। जज लोगों को होता है स्ट्रेस? बिल्कुल होता है। क्या स्ट्रेस होता है उनको? तो वो लेके ऑर्डर करना है, और क्या जज को स्ट्रेस होगा? होता है। पहली चीज़, जज तो बेचारा इसी चीज़ से परेशान है कि आप इतना टाइम क्यों लेते हैं सर। उनका टाइम लेना इसलिए भी ज़रूरी है कि वो 2 वकीलों को सुन रहे हैं, बायस डिसीजन वो नहीं ले सकते। दूसरा, माना हम लोग इंडिपेंडेंट जुडिशरी का पार्ट है, ठीक है, बट स्टिल हमारे जो भी जजमेंट हैं वो किसी एक इंसान का भविष्य निर्धारित कर रहे होते हैं। फिर भले उसने बकरी चुराई हो या फिर उसने किसी को मारा हो, अगर उसने मारा है तो डेफिनेटली उसे सजा होनी चाहिए, बट आपने कई केसेस ऐसे देखे होंगे कि इंसान को गलत सजाएं हुई हैं। इसमें जज का दोष नहीं है, इसमें उन वकीलों का दोष है जो बहुत अच्छे से खुद को प्रेजेंट नहीं कर पाए। दोष भी इसको नहीं बोलेंगे, ऑफ कोर्स दे ट्राइड देयर बेस्ट, क्योंकि अभी हम जज नहीं है, अभी हम सिर्फ एक वकालत की तैयार मतलब प्रैक्टिस ही कर रहे हैं, बट हम उन दोनों फेजेस को देख सकते हैं। सो जज के पास स्ट्रेस ये होता है कि कल मेरे हाथ से इस इंसान को न्याय मिलने वाला है तो कहीं गलत न्याय ना मिल जाए। क्योंकि होता है ना, आप घर में अगर बड़े हैं
तो सबसे ज़्यादा प्रेशर आप पर होता है। हम कहते हैं ना कांटों की सेज नहीं है ये चेयर, वो बिल्कुल वैसे ही काम करता है कि बच्चे के डिसीजन पे लोग कम ध्यान देंगे, बट अगर पापा ने गलत निर्णय ले लिया, सपोज अगर बच्चे ने लव मैरिज कर ली तो कोई कुछ नहीं बोलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा यही बोल देगा कि लव मैरिज है खुद जी लो। बट अगर पेरेंट्स ने गलत डिसीजन ले लिया तो हम लोग लाइफ टाइम पेरेंट्स को परेशान करेंगे। This happens. That makes sense. Okay, thank you, Akansha. That was fantastic talking to you, and we would love to have you again Thank you so much on for this having show. me here. And viewers, audience, if you have liked this podcast, आप लोग कमेंट कीजिए और आप बताइए कि आप साइकोलॉजी के बारे में या आपके क्या क्या परेशानियां हैं। अगर आप वो भी लिखेंगे कमेंट्स में तो मे बी वी वुड बी एबल टू कनेक्ट विद यू, यू नो, वी विल फॉरवर्ड दोज जो भी आपकी परेशानियां हैं मैडम तक पहुंचाएंगे, और मे बी इसके सॉल्यूशंस भी आप तक थ्रू मेल और थ्रू कमेंट और मे बी किसी न किसी कम्युनिकेशन से आप तक आ सकते हैं। तो स्वस्थ रहिए, सुखी रहिए, मस्त रहिए और तंदुरुस्त रहिए। इसी कामना के साथ आज का पॉडकास्ट हम यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू।